नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें कि हम फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें से कि हमारा प्रोटीन हो चुका है, ठीक है, प्रोटीन का आपका फुल वीडियो मिल चुका है और आपका कार्बोहाइड्रेट हो चुका है। ठीक है, तो ये हो चुके हैं। अब हमारा अगला है विटामिन। उसके बाद हमको पढ़ना है फ़ैट के बारे में। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम सबसे पहले किसके बारे में, विटामिन के बारे में। अगर हम विटामिन की खोज की बात करें कि सबसे पहले विटामिन की खोज किसने किया था, तो किया था N.I. ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो यानी विटामिन की खोज की थी N.I. ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने। और नामकरण किसने दिया था, फंक, जिसको हम फंक कहते हैं, उनका पूरा नाम है कैसिमियर फंक। तो उनका नामकरण किसने किया था, कैसिमियर फंक नामक वैज्ञानिक ने उसका नामकरण किया था। ठीक है, अब हम बात करें कि वर्गीकरण किसने किया था। वर्गीकरण आपको पता है कि विटामिन जो होता है वर्गीकरण के आधार पर दो तरह का होता है। विटामिन जो होता है, ठीक है, वर्गीकरण के आधार पर विटामिन दो तरीके का होता है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो लेकिन अल्फ़ाबेटिकल वर्गीकरण किसने किया था, जैसे आप पढ़ते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरह से जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्गीकरण विटामिन का किसने किया था। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्गीकरण किसने किया था, ड्रूमॉन्ड नामक वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, ड्रूमॉन्ड। तो ड्रूमॉन्ड नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्गीकरण किया था अल्फ़ाबेट के आधार पर विटामिन का। ठीक है, अब बात करते हैं कि घुलनशीलता के आधार पर आखिर विटामिन होते कितने प्रकार के हैं। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है क्या, वसा में घुलनशील विटामिन। यानी कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में पूरी तरीके से घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में पूरी तरीके से घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब जितने विटामिन B1, B2, B3, B6, B7, ये जितने भी मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स जो बी कॉम्प्लेक्स है वो वसा में जल में घुलनशील विटामिन होता है। और विटामिन सी भी क्या होता है, जल में घुलनशील। यानी जल में घुलनशील विटामिन दो तरीके के होते हैं। कौन कौन सा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ये दोनों विटामिन कैसे होते हैं, हमारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला होता है क्या, हमारा वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील बाकी जो बचे हुए अब हैं ए, डी, ई के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो चारों विटामिन हैं ये हमारे कैसे विटामिन होते हैं, ये होते हैं हमारे वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो यानी जल में घुलनशील विटामिन हमारा बी और सी है और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के। ठीक है, ये हो गया। अब एक एक विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा कौन सा है, विटामिन ए। तो विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है क्या, रेटिनॉल। इसका जो कि हम जानते हैं लेकिन अब एग्जाम में देता है, जैसे कैरोटीन। कैरोटीन किसका वैज्ञानिक नाम है, या रेटिनल डिहाइड किसका वैज्ञानिक नाम है। तो चाहे रेटिनॉल हो, चाहे कैरोटीन हो, चाहे रेटिनल डिहाइड हो, ये सारे जो नाम हैं वो किसके वैज्ञानिक नाम है, तो विटामिन ए के। चाहे कैरोटीन पूछे, चाहे रेटिनल डिहाइड पूछे, चाहे रेटिनॉल पूछे, ये सब होते हैं हमारे किसके उपनाम, ये रासायनिक नाम किसके हैं, हमारे विटामिन ए के। और उपनाम भी आजकल पूछता है कि प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से किस विटामिन को हम जानते हैं, या एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं। तो ज़्यादातर हम कंफ्यूज होते हैं, सी को लगा देते हैं। लेकिन प्रतिरक्षी या एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से हमारा कौन सा विटामिन जाना जाता है, हमारा विटामिन ए। यानी विटामिन ए को हम प्रतिरक्षी विटामिन भी कह सकते हैं और एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी हम विटामिन ए को कह सकते हैं। अब कमी से होने वाले रोग, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस तो हम सब जानते हैं, लेकिन एग्जाम में अब ये बहुत पुरानी बात हो गई कि रतौंधी पूछे कि रतौंधी किसकी कमी से होता है। अब आपसे पूछेगा नेक्टोलोपिया किसकी कमी से होता है, या जीरोप्थोमिया, नेक्टोलोपिया या जीरोप्थेमिया। ठीक है, जीरोप्थैल्मिया या नेक्टोलोपिया किसकी कमी से होता है। तो एक्चुअल में ये हमारे आंखों से संबंधित रोग ही है, रतौंधी को ही कहते हैं। तो चाहे नेक्टोलोपिया कहे चाहे जीरोप्थैल्मिया कहे, ये थोड़ा मेडिकल नाम होते हैं इसके। तो नेक्टोलोपिया, जीरोप्थैल्मिया किसके किसकी कमी से होने वाले रोग हैं, तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। चाहे नाइट ब्लाइंडनेस पूछे यानी रतौंधी, चाहे नेक्टोलोपिया पूछे, चाहे जीरोप्थैल्मिया पूछे, ये तीनों ही वही रोग हैं और किसकी कमी से होते हैं, विटामिन ए की कमी से होते हैं। अब हम, ये तो हो गया विटामिन ए के बारे में फुल जानकारी। ठीक है, स्रोत की बात करें किससे हमको मिलता है ये, तो विटामिन ए का मेन स्रोत क्या होता है, जैसे हमारा गाजर हो गया, या पीले फल यानी पके हुए थोड़े फल जैसे पपीता हो गया, या फिर आम हो गया पका हुआ, ये सब हमारे स्रोत है विटामिन ए के। ठीक है,
अब विटामिन डी की बात करें, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा विटामिन, हम पढ़ रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो ए हो गया। अब हम इसकी चर्चा करेंगे डी की, ठीक है। उसके बाद हम जल में घुलनशील विटामिन की चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि ए के बाद बी आता तो कन्फ्यूज़ नहीं होना कि बी क्यों नहीं पढ़ाया गया। बी हम जब पढ़ेंगे क्या, जल में घुलनशील विटामिन, तो बी कॉम्प्लेक्स और सी को हम तब लेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन ए के बारे में चर्चा हो गई। अब किसके बारे में चर्चा होनी है, विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी की बात करें तो रासायनिक नाम हम सबको पता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से, हालांकि कभी थोड़ा बहुत अंडे से भी मिल जाता है, लेकिन इसका मेन स्रोत जो होता है सूर्य का प्रकाश होता है। देखिए इसी रीज़न से विटामिन डी को हम नेचुरल विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें नेचुरली यानी सूर्य के प्रकाश से मिल जाता है। कोई इसका सब्स्टिट्यूट हमको नहीं लेना पड़ता है, कोई ऐसे भोज्य पदार्थ में शामिल करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि कई भोज्य पदार्थों से मिलता है, लेकिन मेन स्रोत इसका क्या होता है, हमारा सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश इसका प्रमुख स्रोत होता है। उपनाम इसका अगर हम बात करें तो उपनाम इसके एंटी रिकेट्स विटामिन होता है, क्योंकि देखो रिकेट्स इसकी कमी से होता है रोग, तो इसका मतलब अगर विटामिन डी है तो रिकेट्स नहीं होगा, यानी विटामिन डी को हम क्या कहते हैं, एंटी रिकेट विटामिन कहते हैं, या इसी को नेचुरल विटामिन कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश मिलता है तो नेचुरल विटामिन होता है। और इसी का अगला नाम है क्या, सनशाइन विटामिन, क्योंकि हमको सूर्य के प्रकाश से मिलता है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। कमी से होने वाले रोग की बात करें तो इसकी कमी से बच्चों में अगर इसकी कमी हो गई तो रिकेट्स नामक रोग हो जाए। देखो अगर विटामिन डी की कमी से रोग हो बात करें तो हड्डियों से संबंधित रोग ही होंगे, यानी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर बच्चों में रिकेट्स की कमी हो जा रही है और हड्डियों से संबंधित रोग है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिकेट्स कहेंगे। तो अगर विटामिन डी की कमी बच्चों में हो गई तो उन्हें रिकेट्स हो जाता है, और अगर वयस्क में विटामिन डी की कमी हो गई तो उनको क्या हो जाता है, ऑस्टियोमेलाशिया। और दोनों ही जो रोग हैं वो हमारे हड्डी से संबंधित रोग हैं। बच्चों में हो गया तो रिकेट्स, बड़ों में हो गया तो ऑस्टियोमेलाशिया नामक रोग हो जाता है। अगर हम बात करें विटामिन डी को, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन कि हार्मोन्स की तरह कौन सा विटामिन कार्य करता है, तो हार्मोन्स की तरह हमारा एक विटामिन है जिसका नाम है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो हमारा है वो हार्मोन्स के जैसा बिहेव करता है। अगले विटामिन की चर्चा करते हैं। तो अगला विटामिन हमारा कौन सा है, अगला विटामिन का नाम हमारा क्या है, विटामिन ई के बारे में हमको पढ़ना है। तो विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरॉल, यानी कि हिंदी में अगर देखो कैसे लिखा जाएगा, टोकोफेरॉल, ठीक है। रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। प्रमुख स्रोत की बात करें तो इसका प्रमुख स्रोत होता है अंकुरित अनाज, यानी कि जैसे अगर अंकुरित अनाज की बात करें तो जैसे हम भिगो के रख देते हैं, गेहूँ हो गया, ठीक है, हमारा मूंगफली हो गया, ठीक है। तो मूंगफली हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, इनसे जब अंकुरित हो जाते हैं तो उससे हमको मिलने लगता है कौन सा विटामिन, विटामिन ई हमारा मिल जाता है उससे। कमी से होने वाले रोग की बात करें तो पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन, जिसको कि हम स्टेरिलिटी बोलते हैं, ठीक है। बांझपन को हम क्या कहते हैं, स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी रोग हो जाता है, ठीक है, स्त्रियों में नपुंसकता, ठीक है। अन्य नाम की बात करें तो अगर हम विटामिन ई को किस नामों से जाना जाता है तो विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों को रोक सकता है। कैसे रोकेगा, क्योंकि 30+ के बाद जो एजिंग होती है, बढ़ने लगती है, तो हमारे जो सेल होता है उसकी एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाती है, सक्रियता कम हो जाती है, नई सेल्स बनना थोड़ी कम हो जाती हैं। लेकिन अगर प्रॉपर विटामिन ई का सेवन हम कर रहे हैं तो नई सेल्स अपने आप को रीजनरेट करती रहती हैं, बनती रहती हैं, नई नई सेल्स आती रहती हैं। तो इसकी वजह से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम विटामिन ई को क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ने देती है। और अगर हम बात करें इसका और एक अन्य नाम क्या होता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी क्योंकि ये स्टेरिलिटी नहीं होगा, अगर विटामिन ई का सेवन कर रहे हैं तो स्टेरिलिटी नहीं होगा, इसलिए विटामिन ई को हम क्या कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से जानते हैं। तो ये त्वचा में झुर्रियों को रोकता है, ठीक है। विटामिन ई त्वचा में झुर्रियों को नहीं होने देता है। ये तो हो गया विटामिन ई। अब हम बात कर ले किसके बारे में, विटामिन के बारे में। तो विटामिन जो के होता है उसका रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्विनॉन। सारे नाम याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, आजकल नए नए नाम से एग्जाम में पूछता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनॉन भी होता है, फाइलोक्विनॉन भी होता है और मैनाडिनॉन भी होता है। तो चाहे जो नाम दे सकते हैं, ये तीनों ही रासायनिक नाम है किसके, विटामिन के। प्रमुख स्रोत की अगर हम इसकी बात करें तो इसका प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां हैं, फल है, ठीक है। प्रमुख स्रोत इसकी हरी सब्जियां, ये है प्रमुख स्रोत। अगर बात करें तो इसके प्रमुख स्रोत हैं हरी सब्जियां और फल, इसके प्रमुख स्रोत हैं। कमी से होने वाले रोग जो होता है, यानी कि हमको पता है कि विटामिन के जो होता है वो रक्त में थक्का नहीं जमने देता है, यानी अगर किसी को चोट लग गई तो उसका ब्लड लगातार निकलता रहेगा। अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का ही नहीं जमेगा, तो रक्त स्राव होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो उस रोग को हम नाम देते हैं हीमोरेज। जो रक्त का थक्का नहीं जमता है उसको हीमोरेज नाम देते हैं। तो यानी इसकी कमी से हीमोरेज यानी कि रक्त स्राव नामक रोग हो जाता है, कि रक्त का थक्का नहीं जमता, जिससे कि रुधिर स्राव लगातार होता रहता है।
इसके अन्य नाम की बात करें तो इसी वजह से, क्योंकि ये रक्त का थक्कर नहीं जमने देता है। अगर इसकी कमी हो गई तो, ठीक है, विटामिन के नहीं है तो रक्त का थक्कर नहीं जमने पाता, यानी विटामिन के है तो रक्त का थक्कर जमेगा। इसकी वजह से इसको हम एक नाम देते हैं, क्या है, एंटी हीमोरेजिक विटामिन, ठीक है, एंटी हीमोरेजिक विटामिन इसका अन्य नाम है, ठीक है। अब अगले विटामिन की हम चर्चा करते हैं। अब हम बात करें अपने अगले विटामिन की। हमारा अगला विटामिन कौन सा है? अगला विटामिन है हमारा बी कॉम्प्लेक्स। तो पहली बात तो बी के बारे में कि जल में घुलनशील होता है, ये हमको पता है। अगर पूछा जाए विटामिन बी किस में घुलनशील होता है, तो ये जल में घुलनशील विटामिन है, बी और सी दोनों, ठीक है। तो बी के कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है कि इसके कई टाइप्स हमको पढ़ने हैं। पहला अगर हम बात करें विटामिन बी1 की, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, ठीक है। और इसकी कमी से होने वाले रोग को हम कहते हैं क्या? बेरी। यानी बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से हमें बेरी रोग होने की संभावना होती है, ठीक है। विटामिन बी2 की बात करें तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से पिलाग्रा नामक रोग हो जाता है, ठीक है। पिलाग्रा नामक रोग हो जाता है विटामिन बी2 की अगर कमी हो गई तो पिलाग्रा नामक रोग हो जाएगा। विटामिन बी3 की बात करें तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनिक अम्ल, ठीक है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल, या इसी को हम नियासिन के नाम से भी जानते हैं। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है और इसकी कमी से क्या हो जाता है? हमको पिलाग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन यानी देखो, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इसकी कमी से हमको किलोसिस रोग हो जाता है। बी2 की कमी से हमको किलोसिस नामक रोग हो जाता है, पिलाग्रा नहीं। विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। विटामिन बी3 की कमी से हमको पिलाग्रा होता है, ठीक है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम हमारा होता है थायमीन, इसकी कमी से हमको बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, उसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनिक अम्ल या नियासिन और इसकी कमी से पिलाग्रा नामक रोग होने की संभावना रहती है। यानी बी3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनिक अम्ल, या इसी को नियासिन कहते हैं, उसकी कमी से पिलाग्रा नामक रोग होने की संभावना रहती है। विटामिन बी5 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। ये 5 है, इसे याद रखिए, 5 और पेंटो, ठीक है, 5 से पेंटो। तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो जाता है और इसी की कमी से, ठीक है, तंत्रिका तंत्र आप याद कर सकते हैं। विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक अम्ल नाम है और इसकी कमी से हमको कौन सा रोग हो जाता है? तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग या एनीमिया व मांसपेशियों में दर्द। यानी एनीमिया की, देखो एनीमिया जो है हमारा विटामिन, जो एनीमिया विटामिन है, एनीमिया जो रोग है वो किससे हो सकता है हमको? तो ये विटामिन बी5 की कमी से हमको तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग और एनीमिया व मांसपेशियों में दर्द रहता है, ठीक है। ये ठीक है, एक मिनट, ये आपका गलत लाइनिंग हो गया है। अगर हम बात करें विटामिन बी5 की, तो विटामिन बी5 की कमी से विटामिन बी5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड और इसकी कमी से हमको तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होने की संभावना, सिर्फ तंत्रिका तंत्र संबंधित। एनीमिया जो होता है वो विटामिन बी6 की कमी से हो सकता है, बी9 की कमी से हो सकता है और विटामिन बी12 की कमी से। याद रखेंगे, विटामिन जो एनीमिया होता है बी6 की कमी से भी एनीमिया होगा, बी9 की कमी से भी एनीमिया होगा और बी12 की कमी से भी एनीमिया हो सकता है। बाकी इसके साथ और भी रोग ऐड होंगे, लेकिन एनीमिया इन तीनों में कॉमन रहेगा। किस में कॉमन रहेगा? बी6 में, बी9 में और बी12 में। इन तीनों की कमी अगर हो जाएगी तो एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब बी6 की बात करते हैं तो बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। इसका पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम है और इसकी कमी से हमको कौन सा रोग होता है? एनीमिया व मांसपेशियों में दर्द, ठीक है। बी6 की कमी से एनीमिया या मांसपेशियों में दर्द और बी5 की कमी से तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग याद रखना है हमको, ठीक है। अब बी7 की बात करें तो बायोटिन इसका रासायनिक नाम होता है, बायोटिन, और इसकी कमी से गंजापन, ठीक है, इसकी कमी से बालों में कमी आ जाती है, खासकर मेल में, ठीक है। तो गंजापन रोग हो जाता है विटामिन बी से। देखो गंजापन का केवल एक रीज़न नहीं है, फंगल, अभी आप फंगल डिजीज़ में पढ़ेंगे, यानी कि फंजाई से होने वाले रोग, यानी कवक से होने वाले रोग में भी गंजापन एक रोग आएगा। लेकिन इधर बात करें हम विटामिन बी7 की, जिसका रासायनिक नाम बायोटिन है, इसकी कमी से भी गंजापन होने की संभावना रहती है। बी9 की बात करें, जैसे बताया था कि बी9 का फॉलिक एसिड नाम होता है, इसका अगर रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होता है हमारा? इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, ठीक है, फॉलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से होने वाले रोग में भी फिर से एनीमिया आ गया। बी6 में भी एनीमिया था, बी9 में भी एनीमिया भी आया है, अभी हम आगे बढ़ेंगे बी12 में भी एनीमिया आएगा।
तो एनीमिया और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। किसकी कमी से? विटामिन B9 की कमी से। ठीक है, विटामिन B12 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से फिर से एनीमिया आ गया। B6 में आया, B9 में आया, अब B12 में आया। ठीक है, तो विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन जो है इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या रोग होता है? एनीमिया व तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। एनीमिया होगा और इसकी कमी अगर हो जाएगी तो हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, यानी जो मैसेंजर, हमारे बॉडी का मैसेंजर जिसको हम कहते हैं, यानी जो हमारे तंत्रिका तंत्र से मस्तिष्क तक जो हमारा मतलब हमारे पूरे बॉडी से मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है, जिसको हम तंत्रिका तंत्र नाम देते हैं, वो भी प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अब इस विटामिन के बारे में कुछ नोट पॉइंट अगर हम समझें तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। एग्जाम में कई बार आया है ऐसा कौन सा विटामिन है इसमें कोबाल्ट की मात्रा उपस्थित होती है? तो विटामिन B12, नाम से पता चल रहा है साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्मिन माने कोबाल्ट। ठीक है, तो यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा उपस्थित होती है। विटामिन B9 कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। पूछता है कौन सा विटामिन B है? ठीक है, B कॉम्प्लेक्स में कौन सा विटामिन B है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है? तो विटामिन B9 कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। और एक विटामिन होगा विटामिन B17। ठीक है, आजकल कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग हो रहा है। तो विटामिन B17 को हम कहते हैं एंटी कैंसर विटामिन। ठीक है, विटामिन B17 एंटी कैंसर विटामिन है। विटामिन B9 कोशिका विभाजन में सहायता करता है। और विटामिन B12 जो है उसमें क्या पाया जाता है? हमारा कोबाल्ट पाया जाता है। अब हम अगले विटामिन की चर्चा करते हैं। तो अगला विटामिन हमारा कौन सा है? अगला विटामिन है हमारा विटामिन C। ठीक है, अगर हम विटामिन C की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम होता है। प्रमुख स्रोत की अगर बात करें तो इसका प्रमुख स्रोत जो है वो क्या होता है? प्रमुख स्रोत इसका खट्टे फल होते हैं। जितने भी खट्टे फल हैं वो इसके प्रमुख स्रोत में आते हैं, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब इसके प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, हरी मिर्च भी विटामिन एग्जाम में आया है कि हरी मिर्च किसका प्रमुख स्रोत होता है? तो हरी मिर्च विटामिन C का प्रमुख स्रोत होता है। अमरूद हो गया, टमाटर हो गया, ब्रोकली। ठीक है, जो ब्रोकली होता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन C पाया जाता है। कमी से होने वाला रोग अगर हम बात करें तो स्कर्वी। ठीक है, जो मसूड़ों से रुधिर बहता है उसको हम स्कर्वी कहते हैं। जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, यानी जिसको अगर स्कर्वी रोग है वो पर्याप्त मात्रा में विटामिन C ले तो इसका रोग सही हो सकता है। अगर उपनाम की बात करें तो विटामिन C के कुछ उपनाम हैं, जैसे एंटी स्कर्वी विटामिन, जैसे रोग से ये तो आसान है पहचानना, एंटी स्कर्वी विटामिन क्योंकि स्कर्वी रोग को दूर करता है, तो एंटी स्कर्वी विटामिन। एंटी कैंसर विटामिन इसी को कहा जाता है और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी इसी को कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, देखो एंटी कैंसर विटामिन अभी एक विटामिन को आपने और पढ़ा था B17। ठीक है, तो याद रखना जब कभी ऐसा एग्जाम में आएगा तो दोनों ऑप्शन साथ में नहीं देंगे। तो एंटी कैंसर विटामिन हम C को भी बोलते हैं और इसका एक नाम और होता है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, क्या नाम होता है? अगर इंग्लिश में मतलब राइटिंग थोड़ा हौच पौच नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ लिख लीजिएगा, इसका है एंटी कैंसर या इसी को कहते हैं क्या? एंटी ऑक्सीडेंट। राइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, बाकी अगर समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर विटामिन इसका नाम है। एंटी स्कर्वी हम नाम से पहचान सकते हैं। तो ये विटामिन C के बारे में पूरे कंप्लीट है। और कुछ चीज़ें जो विटामिन C के बारे में पूछा जाता है, आजकल एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहला वो विटामिन कौन सा था जो किंडवन विधि से उत्पादन जिसका किया गया था, यानी किंडवन विधि से उत्पादित सर्वप्रथम विटामिन कौन सा था? तो सबसे पहले किंडवन विधि से जिस विटामिन को प्राप्त किया गया था किंडवन प्रक्रिया से, उसको हम कहते हैं कौन सा विटामिन है? विटामिन C। ठीक है, और विटामिन C के बारे में एक खास बात और है कि विटामिन C को जब बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो ये नष्ट हो जाता है। तो इसलिए विटामिन C का जो भी हमारा स्रोत होता है उसको बहुत ज़्यादा गर्म करके खाने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है विटामिन C। ठीक है, और विटामिन C को हम एक नाम और देते हैं क्या? घाव भरने वाला विटामिन। ठीक है, घाव भरने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन C। क्यों घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं? क्योंकि ये जो विटामिन होता है वो हमारे अंदर घाव भरने वाले ऊतक कोलेजन, हमारे शरीर में एक ऊतक पाया जाता है कोलेजन जो घाव भरता है, और उस घाव भरने वाले ऊतक का निर्माण कौन करता है? विटामिन C। तो इसलिए विटामिन C को हम क्या कहते हैं? घाव भरने वाले विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी भी विटामिन C के बारे में। अभी और भी आगे वीडियोज़ आएंगी जिसमें हम फैट के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ये सब जानकारियाँ लग रही हैं कि आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।